नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की आगामी चुनावी राजनीति को लेकर एनडीए के संभावित सीट बंटवारे पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर एक फॉर्मूले पर विचार कर रही है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। खासतौर पर पीडीए और एनडीए की रणनीति को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर संबंधित दलों की ओर से अंतिम फैसला अभी सामने नहीं आया है। आजम खान से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बीच अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए सरकार की कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय आजम खान से जुड़े जौहर विश्वविद्यालय और ट्रस्ट से संबंधित मामलों की जांच कर रहा है। इस कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। जांच एजेंसी की कार्रवाई और सामने आने वाले दस्तावेजों के आधार पर मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल जांच की प्रक्रिया जारी। अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी के बीच कहा कि जनता ही किसी नेता या राजनीतिक दल को बनाती और बिगाड़ती है। जयंत चौधरी के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में दोनों नेताओं की टिप्पणियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चुनावी राजनीति में नेताओं के ऐसे बयान अक्सर राजनीतिक समीकरणों और रणनीतियों को लेकर बहस बढ़ाते हैं। हालांकि दोनों नेताओं की टिप्पणियों को उनके संबंधित राजनीतिक संदर्भ में देखा जाना जरूरी है। मामले पर आगे भी प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक स्वागत कार्यक्रम के दौरान मंच पर बैठने को लेकर दो पदाधिकारियों के बीच विवाद होने की जानकारी सामने आई है। बताया गया कि मामला बढ़ने के बाद दोनों के बीच मारपीट हुई और कार्यक्रम में हंगामा हो गया। घटना से जुड़े वीडियो और जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर इसकी चर्चा शुरू हुई। पार्टी कार्यक्रमों में पदाधिकारियों के बीच समन्वय को लेकर भी सवाल उठे हैं। फिलहाल विवाद की पूरी स्थिति और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ संगठन की ओर से किसी कार्रवाई को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। छात्र प्रदर्शनों और शिक्षण संस्थानों से जुड़े मामलों को लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। सरकार की ओर से छात्रों की समस्याओं को समय पर सुनने और उनके समाधान की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन की स्थिति बनने से पहले शिकायतों और समस्याओं को प्रशासनिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश होगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद शिक्षण संस्थानों में शिकायत सुनने और अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जापानी निवेशकों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की बातचीत में निवेश से जुड़ी समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा दिया गया है। सरकार ने निवेशकों को सुविधाजनक माहौल देने और परियोजनाओं के विस्तार में सहयोग की बात कही है। जापान को उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। निवेश से जुड़े प्रस्तावों में उद्योग, तकनीक और रोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का कहना है कि निवेशकों को प्रशासनिक सहायता मिलने से नई परियोजनाओं को गति मिल सकती है। इससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश सहयोग को लेकर 3191 करोड़ रुपए के दो बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने की जानकारी सामने आई है। इन परियोजनाओं को औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। जापानी कंपनियों के साथ साझेदारी बढ़ाने के लिए निवेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार का जोर विनिर्माण और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है। परियोजनाओं के आगे बढ़ने से संबंधित क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव उनके समय पर धरातल पर उतरने और संचालन शुरू होने के बाद स्पष्ट होगा। प्रदेश में स्कूल वाहनों की सुरक्षा जांच के दौरान 6066 वाहन अनफिट पाए गए हैं। जांच के बाद 1072 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 356 वाहन जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। कार्रवाई का उद्देश्य स्कूली बच्चों की यात्रा को सुरक्षित बनाना और परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करना बताया गया है। वाहन की फिटनेस, जरूरी दस्तावेज और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। अभियान के बाद स्कूल वाहन संचालकों में भी सतर्कता बढ़ी है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर परिवहन विभाग की कार्रवाई आगे भी जारी रह सकती है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। 13 जिलों के 173 गांव प्रभावित बताए गए हैं। राहत और बचाव कार्यों को सक्रिय रखा गया है। प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों में निगरानी कर रही हैं और जरूरत के अनुसार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। लगातार बारिश और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। राहत कार्यों के साथ स्थानीय प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई है।
इससे कुछ जगहों पर आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। निचले इलाकों और नदी किनारे रहने वाले क्षेत्रों में जलस्तर पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश का दौर जारी रहने पर जलभराव और यातायात से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। लोगों से मौसम की स्थिति देखकर ही यात्रा करने की अपील की जा रही है। जेएन अल्फा से जुड़े प्रदर्शनों के बाद सरकार ने स्कूलों की व्यवस्थाओं में सुधार और छात्रों की समस्याओं को सुनने पर ध्यान बढ़ाया है। सरकार का कहना है कि छात्रों की शिकायतों को समय पर समझकर संबंधित अधिकारियों के माध्यम से समाधान की कोशिश की जानी चाहिए। शिक्षण संस्थानों में प्रशासन और छात्रों के बीच संवाद बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। समय पर समस्याओं पर प्रतिक्रिया मिलने से विवाद की स्थिति को कम करने में मदद मिल सकती है। नई व्यवस्था में स्कूल प्रशासन, अधिकारी और छात्रों के बीच समन्वय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों पर तेजी से कार्रवाई के लिए लखनऊ में केंद्रीकृत कमांड सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य अलग अलग एक्सप्रेसवे पर होने वाली घटनाओं की जानकारी तेजी से हासिल करना और संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। हादसे की स्थिति में पुलिस, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जरूरी विभागों तक सूचना पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर है। ऐसी प्रणाली लागू होने पर आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने में समय कम हो सकता है। इससे एक्सप्रेसवे पर निगरानी और दुर्घटना प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। अल्पसंख्यक आयोग में खाली पदों पर नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए 4 सप्ताह की मोहलत दी है। आयोग में पद खाली होने के कारण उसके कामकाज पर असर पड़ने की बात सामने आई थी। अब अदालत की तय समय सीमा के भीतर सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया में आगे बढ़ना होगा। इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई और सरकार की अगली प्रक्रिया पर नजर रहेगी। आयोग के नियमित कामकाज के लिए खाली पदों को भरना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत के निर्देश के बाद प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में पारंपरिक अनाज भूनने वाले समुदायों के लिए श्री अन्न कला बोर्ड बनाने का प्रस्ताव सामने आया है। इसका उद्देश्य इस पारंपरिक काम से जुड़े लोगों और उनकी आजीविका से संबंधित गतिविधियों को संस्थागत समर्थन देना बताया गया है। श्री अन्न यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के साथ इससे जुड़े पारंपरिक कौशल को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रस्ताव आगे बढ़ने पर संबंधित समुदायों के लिए योजनाओं और सहायता का ढांचा तैयार किया जा सकता है। फिलहाल बोर्ड के गठन की प्रक्रिया और उसके स्वरूप को लेकर आगे की जानकारी सामने आना बाकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश को दूसरा औद्योगिक घर बनाने का न्योता दिया है। जापान और उत्तर प्रदेश के बीच निवेश तथा तकनीकी सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य में मौजूद औद्योगिक संभावनाओं और निवेश के अनुकूल माहौल का उल्लेख किया। जापानी कंपनियों के साथ लंबे समय की साझेदारी विकसित करने की कोशिश की जा रही है। सरकार का लक्ष्य निवेश के साथ रोजगार और तकनीकी क्षमता बढ़ाना भी है। निवेश सम्मेलन के दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जापानी तकनीक से जुड़े औद्योगिक प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने की दिशा में नई शुरुआत हुई है। इस क्षेत्र को निवेश और विनिर्माण गतिविधियों के लिए विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। जापानी कंपनियों की तकनीकी विशेषज्ञता को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक ढांचे से जोड़ने की योजना है। इससे क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयों और रोजगार के अवसरों की संभावना बन सकती है। सरकार और संबंधित प्राधिकरण निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम कर रहे हैं। आगे की प्रगति परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। उत्तर प्रदेश में जापान के साथ स्टार्टअप, तकनीक, हरित ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। निवेश सम्मेलन में आधुनिक तकनीक और औद्योगिक सहयोग के कई क्षेत्रों पर चर्चा हुई। सरकार का प्रयास जापानी कंपनियों को प्रदेश में नई परियोजनाओं के लिए आकर्षित करना है। हरित ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग से नई औद्योगिक गतिविधियां विकसित हो सकती हैं। वहीं स्टार्टअप और विनिर्माण में साझेदारी से रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ने की संभावना है। सरकार इन क्षेत्रों को निवेश और औद्योगिक विकास की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही है। कानपुर देहात में भाजपा सांसद की तिरंगा यात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद की स्थिति बन गई। वीडियो में कुछ समर्थकों के थार वाहन पर चढ़ने की बात सामने आई है। घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। वीडियो प्रसारित होने के बाद राजनीतिक चर्चा भी तेज हुई। वायरल वीडियो के मामले में पूरे संदर्भ और वास्तविक स्थिति की पुष्टि करना जरूरी होता है। संबंधित कार्यक्रम में वास्तव में क्या हुआ, इसे लेकर आधिकारिक जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी। फिलहाल सामने आई तस्वीरों और वीडियो को लेकर चर्चा जारी है। कानपुर की एक बीटीसी छात्रा का नौकरी से जुड़ी गुहार वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। छात्रा ने रोजगार से जुड़ी अपनी समस्या को लेकर अखिलेश यादव से मदद की अपील की है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले की चर्चा शुरू हो गई। शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े अभ्यर्थियों के रोजगार और भर्ती से संबंधित मुद्दे पहले भी सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा रहे हैं। छात्रा की व्यक्तिगत मांग के साथ भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सवाल भी चर्चा में आए हैं। मामले में आगे किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया या कार्रवाई की जानकारी सामने आती है या नहीं, इस पर नजर बनी हुई है। लखनऊ में बारिश के बाद उमस बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
हालांकि देर शाम हुई तेज बारिश से कुछ राहत मिली। मौसम में बदलाव के कारण दिन भर गर्मी और उमस बनी रही। बारिश के बाद कई इलाकों में वातावरण में थोड़ी राहत महसूस की गई। शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव की स्थिति पर भी लोगों की नजर रही। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए नागरिकों को बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। आने वाले समय में बारिश की स्थिति स्थानीय मौसम पर निर्भर करेगी और लोगों को मौसम की ताजा जानकारी देखते रहने की जरूरत है। रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश से 16 विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी की जा रही है। त्योहार के समय बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की ओर यात्रा करते हैं, जिससे नियमित ट्रेनों पर दबाव बढ़ जाता है। अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को यात्रा के अधिक विकल्प मिल सकते हैं। रेलवे की ओर से अलग अलग मार्ग और समय से जुड़ी जानकारी जारी की जाएगी। यात्रियों के लिए जरूरी है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति और समय की पुष्टि कर लें। इससे त्योहार के दौरान सफर की योजना बनाने में सुविधा होगी। गोरखपुर से दादर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को सप्ताह में 4 दिन संचालित करने की तैयारी की जा रही है। इस बदलाव से गोरखपुर और मुंबई क्षेत्र के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिल सकती है। ट्रेन सेवा बढ़ने से नियमित यात्रियों के लिए विकल्पों की संख्या भी बढ़ेगी। काम, शिक्षा और अन्य जरूरी कारणों से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। रेलवे की ओर से संचालन के दिनों और समय से जुड़ी अंतिम जानकारी जारी होने के बाद यात्रियों के लिए पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल प्रस्तावित बदलाव को लेकर तैयारी चल रही है। प्रयागराज में लगातार बारिश के कारण हॉस्टल इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर पानी जमा होने से छात्रों को अपने रहने के स्थान बदलने पड़े। बारिश और जलभराव ने दैनिक आवाजाही के साथ पढ़ाई से जुड़ी गतिविधियों को भी प्रभावित किया है। प्रशासन और स्थानीय निकाय की टीमें जल निकासी की स्थिति पर काम कर रही हैं। छात्रों के लिए सुरक्षित आवागमन और रहने की व्यवस्था महत्वपूर्ण बनी हुई है। मौसम में सुधार होने तक निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रशासन की नजर जलभराव वाले क्षेत्रों और प्रभावित लोगों की स्थिति पर बनी हुई है। रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में आजम खान से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हुई है। कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं जांच एजेंसी अपने स्तर पर मामले की पड़ताल कर रही है। जौहर विश्वविद्यालय और ट्रस्ट से जुड़े मामलों में वित्तीय लेन देन तथा दस्तावेजों की जांच की जा रही है। कार्रवाई के राजनीतिक असर को लेकर भी चर्चा है। हालांकि जांच पूरी होने से पहले किसी भी आरोप को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। आगे की स्थिति आधिकारिक जानकारी और जांच के परिणामों से स्पष्ट होगी। जौहर विश्वविद्यालय और जौहर ट्रस्ट से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच जारी है। एजेंसी की कार्रवाई के दौरान संबंधित दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। मामला आजम खान से जुड़े संस्थानों के कारण राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जांच एजेंसी की कार्रवाई और उससे जुड़े दावों को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है। आगे जांच में सामने आने वाले दस्तावेज और आधिकारिक बयान इस मामले की दिशा को स्पष्ट कर सकते हैं। फिलहाल जांच एजेंसी की कार्रवाई पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जारी हैं। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में गोतस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ की सूचना सामने आई है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले में पुलिस ने बरामदगी और घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य गोतस्करी पर रोक लगाना है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा सकती है। घटना के संबंध में अंतिम कानूनी स्थिति जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद ही स्पष्ट होगी। पुलिस की कार्रवाई को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है। नोएडा में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर एक कारोबारी से 1 करोड़ 13 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि साइबर ठगों ने निवेश में लाभ का भरोसा देकर कारोबारी को अपने जाल में फंसाया और बड़ी रकम ट्रांसफर करा ली। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। ऑनलाइन निवेश से जुड़े मामलों में किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर पैसे भेजने से बचना जरूरी है। पुलिस डिजिटल लेन देन और संबंधित खातों की जानकारी के आधार पर जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के तथ्यों के आधार पर होगी। औरैया के दोहरे हत्याकांड मामले में पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के बाद इस मामले में लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। दोषियों को सजा न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनाई गई है। मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने अपना निर्णय दिया। फैसले के बाद संबंधित पक्षों के पास कानून के तहत उपलब्ध आगे की न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प भी रहता है। अब इस मामले की आगे की कानूनी स्थिति उसी प्रक्रिया के अनुसार तय होगी। लखनऊ में राजस्व खुफिया निदेशालय ने हाथीदांत से बनी 54 कलाकृतियों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान बरामद वस्तुओं को जांच के लिए कब्जे में लिया गया। हाथीदांत से जुड़ा कारोबार वन्यजीव संरक्षण से संबंधित कड़े नियमों के दायरे में आता है। एजेंसी अब बरामद कलाकृतियों के स्रोत और उनके लेन देन से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले में बरामदगी, दस्तावेज और लेन देन से जुड़ी जानकारी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। आगे की स्थिति जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी।
मेरठ में एक सेवानिवृत्त शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कथित तौर पर 7 लाख रुपए की साइबर ठगी का शिकार बनाया गया। आरोप है कि ठगों ने फोन पर जांच और कार्रवाई का डर दिखाकर उनसे वित्तीय लेन देन कराया। ऐसे मामलों में साइबर अपराधी खुद को अधिकारी बताकर लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर पैसे भेजना जोखिम भरा हो सकता है। मेरठ पुलिस मामले की जानकारी जुटाकर संबंधित डिजिटल लेन देन की जांच कर रही है। लोगों को किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश पर वित्तीय जानकारी साझा करने से सावधान रहने की जरूरत है। आगरा मेट्रो का संचालन सुरक्षा जांच के कारण 2 दिनों के लिए बंद रखने की तैयारी है। इस सुरक्षा ऑडिट का उद्देश्य मेट्रो प्रणाली और उससे जुड़े सुरक्षा मानकों की जांच करना बताया गया है। संचालन 21 अगस्त से फिर शुरू होने की तैयारी है। यात्रियों के लिए इस अवधि में यात्रा की योजना बनाते समय सेवा की स्थिति की जानकारी लेना जरूरी होगा। सुरक्षा ऑडिट सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में नियमित जांच का हिस्सा होता है। मेट्रो सेवा बहाल होने के बाद यात्रियों को सामान्य परिचालन के अनुसार सुविधा मिलने की उम्मीद है। अंतिम यात्रा योजना रेलवे या मेट्रो की ताजा सूचना देखकर बनाना बेहतर रहेगा। बरेली में फर्जी बिलों के जरिए करीब 10 करोड़ रुपए के कारोबार और 50 लाख रुपए से अधिक की कर चोरी की जांच में खुलासा सामने आया है। विशेष जांच शाखा की जांच में फर्जी बिलों से जुड़े लेन देन की जानकारी सामने आने की बात कही गई है। विभाग संबंधित दस्तावेजों और कारोबारी रिकॉर्ड की जांच कर रहा है। कर चोरी के मामलों में वास्तविक देनदारी और जिम्मेदारी जांच पूरी होने के बाद निर्धारित की जाती है। इस कार्रवाई से जुड़े कारोबारियों और दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे की कानूनी तथा विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। फिलहाल जांच जारी है।